बीच बीच में पापा अक्सर कहा करते थे कि मेरी तो काफ़ी लाइफ क्लैरिकल जॉब में निकल गई है, तेरे में ऑफिसर्स वाली क्वालिटीज़ है, तू ऑफिसर ही बनी हो। कुछ समय बाद उस कंपनी में किन्हीं कारणों की वजह से कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने भी अपना मन बनाया कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। एक शख्स ने तो ये तक कह दिया कि 10-15 लाख लोग बैठते हैं और तुझे पढ़ाई छोड़े 3-4 साल हो गए, तेरा नहीं होगा। तो इन 4-5 महीने और उन 5-6 महीनों में क्या फ़र्क था? सिर्फ फ़र्क इतना था। नॉक नॉक, जॉब ढूंढ रहे हो तो फ्रेशर्स और 2021 में ग्रेजुएट होने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब रेज्यूमे से नहीं, काबिलियत से जॉब मिलेगी। और इसके बारे में और जानने के लिए ये जोश टॉक्स एंड तक देखें या फिर कमेंट्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, बेटा तेरे में ऑफिसर्स वाली क्वालिटीज़ है, तू ऑफिसर ही बनी हो। शायद पापा की उसी बात ने, पापा के उसी भरोसे ने मुझे आज जो स्टॉक के मंच पे लाके खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ। साथ ही मैं यूट्यूब और कोरा के माध्यम से बहुत सारे बैंक एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। तो आज भी जब मैं अपनी IBPS PO की प्रेपरेशन जर्नी को याद करता हूँ तो बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इसी प्रेपरेशन जर्नी ने एक लड़के को ऑफिसर में तब्दील कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम घर बैठे सिर्फ इंटरनेट और मॉक टेस्ट की मदद से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो वही कहानी, वही स्ट्रैटेजी मैं इस जोश टॉक में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही मैं आपको अंत में एक ऐप का नाम बताऊंगा जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हैं और अपनी लाइफ को भी एक बूस्ट दे सकते हैं। मेरा जन्म राजस्थान के एक बहुत ही छोटे गांव डिकावा में हुआ, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जब मैं 5 साल का था तब से मैं जालंधर पंजाब में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा CRPF में हैं और उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है। स्कूल में मैं वो बच्चा था जिसे पढ़ाई के सिवा बाकी सब करना पसंद था। जी हाँ, वही बच्चा जिसे पढ़ाने और पास कराने के लिए ट्यूशन भेजना पड़ता था। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मेरा बस चलता तो मैं बस क्रिकेट ही खेलता। पर मेरे साथ अच्छी बात यह थी कि मैं हर बार पास हो जाता था। जो मुझे अपनी ट्यूशन टीचर पढ़ाती थी मैं वही एग्ज़ाम में लिख के आता था और हर बार ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाता था। 12वीं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होती है तो मैंने थोड़ी मेहनत कर ली और मेरे 88% आए, 88%। तो घर वालों को लगा कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है, इसको कोटा भेज देते हैं, ये तो IIT करेगा। जी हाँ, उन्होंने मुझे कोटा भेज दिया। तो कोटा में क्या हुआ कि पहले 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में लग गए। उसके बाद के जो 7-8 महीने थे वो मैंने जम के पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट क्या आया? फेल। जी हाँ, फेल। कोई भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं सब एग्ज़ाम्स में फेल हो गया। अब तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन 7-8 महीनों में IIT मेरा भी सपना बन चुका था और वो सपना टूट गया था। अब जैसे हर बच्चे के पास ऑप्शन एक ही बचता है, वही ऑप्शन मेरे पास बचा कि पास के किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेना। मैंने BTech में एडमिशन ले ली और इस बार थोड़ी पढ़ाई कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गई और मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। बीच बीच में पापा अक्सर कहा करते थे कि मेरी तो काफ़ी लाइफ क्लैरिकल जॉब में निकल गई है, बट तू ये प्राइवेट छोड़ के आराम से कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करके एक ऑफिसर बन सकता है। पर मैंने कभी पापा की बात पे ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उस कंपनी में किन्हीं कारणों की वजह से कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई। फिर मुझे समझ आया कि प्राइवेट जॉब तो कितनी अनसर्टेन है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चल रही हो। फिर मैंने पापा की उस बात पे अमल करना शुरू कर दिया जो मुझे हमेशा एक ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित करती थी। फिर मैंने भी अपना मन बनाया कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा। बट ये डिसीज़न इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के सिर्फ सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बहुत रिस्की था, बहुत अनसर्टेन था। बट मैंने ये रिस्क लिया, मैंने ये डिसीज़न लिया और अपनी जॉब से रिज़ाइन करने का सोचा। तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग नाम दिए, किसी ने पागल कहा, किसी ने और भी न जाने कितने नाम दिए। एक शख्स ने तो ये तक कह दिया कि 10-15 लाख लोग बैठते हैं और तुझे पढ़ाई छोड़े 3-4 साल हो गए, तेरा नहीं होगा और ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। बट दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब लोग आप पे उंगली उठाएं
तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और लोगों की जो ये चीज़ें हैं इनको भी पॉजिटिवली लेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने भी वो भरोसा बरकरार रखा। फिर जॉब छोड़ के मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो बस हम चल पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम सारे एग्ज़ाम्स देंगे, हमारा कोई ना कोई एग्ज़ाम तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ऐसी ही रैंडम और डायरेक्शनलेस मेरी प्रेपरेशन थी स्टार्टिंग में। उसकी वजह से पहले 6-7 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला वो 6-7 महीने कैसे निकल गए। और उसी दौरान मैंने 8 से 10 एग्ज़ाम फेल कर दिए। जी हाँ, मैं फेल हो गया था 8 से 10 एग्ज़ाम्स में। फिर शुरू होती है लोगों की बातें, अच्छी खासी तो तेरी जॉब थी, तू वो भी छोड़ के बैठ गया, सरकारी क्लियर करना कोई इतना आसान थोड़ी है, अब पता नहीं तू क्या करेगा। तो फेलियर के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है सेल्फ डाउट। जब सेल्फ डाउट आए ना तो अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो रही है, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, लेकिन अंदर अगर आपके सेल्फ बिलीव है तो आप जरूर अपनी मंजिल को पा लेंगे, अपने गोल को हिट करेंगे अगर सेल्फ बिलीफ है तो। कभी कभी हम अपने स्टडी मटेरियल में कमी निकालने की कोशिश करते हैं, बट दोस्तों कमी स्टडी मटेरियल में नहीं, कमी होती है हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल में, हमारे शेड्यूल में और हमारे पढ़ने के तरीके में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेक्शन पे इम्पैक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की तारीख में अपने स्किल्स को डेवलप करना घर बैठे ही बहुत आसान हो चुका है। ऐसी ही एक ऐप है जोश स्किल्स ऐप, जहाँ पे 50 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स ने बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और भी बहुत सारे कोर्स वहाँ पे हैं जो कि आपकी प्रेपरेशन को और लाइफ को 360 डिग्री व्यू दे सकते हैं। उन 8-10 एग्जाम्स के फेल होने के दौरान मेरा एक प्रीलिम्स क्लियर हुआ एसबीआई क्लर्क का। जब मैं एसबीआई क्लर्क के मेंस में बैठा था तो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा ये एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा, बट बैंकिंग के पेपर डुएबल है क्लियर करना, और अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक सही दिशा में तैयारी की जाए तो बैंकिंग के पेपर क्लियर किए जा सकते हैं। फिर मैंने अपना मेन फोकस सिर्फ बैंकिंग पे ही डाल दिया और मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी कोई ना कोई क्लियर करूँगा। फिर मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, कुछ एनालाइज किया, कुछ रिसर्च किया और उन डिमांड्स को समझने की कोशिश की जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स हमसे चाहते हैं। उन डिमांड्स को समझ के मैंने एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल पे काम किया और देखते ही देखते अगले 4-5 महीनों में मेरे 4 एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए। IBPS PO, LIC असिस्टेंट, SSC CHSL और IBPS क्लर्क। साथ ही मेरा एक MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ, स्नैप, जिसमें मैंने 98.7 परसेंटाइल स्कोर किया। तो इन 4-5 महीने और उन 5-6 महीनों में क्या फ़र्क था? सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो जो तैयारी हो रही थी सिर्फ रैंडम दिशा में, डायरेक्शन लेस तैयारी हो रही थी, मैं किसी भी तरफ भागे जा रहा था। इस बार एक शेड्यूल भी था और एक डायरेक्शन भी था, इसलिए इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। तो अब मैं आपसे बात करूंगा अपनी उस स्ट्रैटेजी की, अपने उस टाइम टेबल की और किताबों की, और कौन सी चीज़ें मुझे मोटिवेटेड रखती थी। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो क्रिकेट से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने ये सीखा है कि आपको लास्ट तक लड़ना है, आपको गिव अप नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कभी डाउट नहीं करना। आपको खुद पे भरोसा अगर रखोगे तो आप ज़रूर एक विनर की तरह निकलोगे, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़ें मेरे दिमाग में रखी और मैंने एक टाइम टेबल बनाया, मैंने एक थोड़ा सा ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जिससे मैं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता था। तो बेसिक्स आपको सबसे पहले क्लियर करने हैं। उसके बाद प्रीलिम्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आनी ही आनी है, जो कि शॉर्ट है। आप अगर उन पे डेली काम करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, आप ऑटोमेशन पे ले आएंगे उन चीज़ों को और अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत नंबर चाहिए। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपको 70-75 एटलीस्ट नंबर चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रेपरेशन करेंगे तो कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, आप पेपर क्लियर कर लोगे। तो वो टाइम टेबल कुछ इस प्रकार था कि सुबह उठते ही जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिलॉजिज्म, पजल्स और भी कुछ चीज़ें हैं जो
मैं हमेशा करता था। सुबह उठते ही पहली चीज़ें ही मैंने ये करनी शुरू कर दी। साथ ही 1 घंटा रीडिंग करता था मैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, जिससे कि हमारी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा जब शुरू में मैंने ये 4-5 घंटे लगा के अपने ये टारगेट्स पूरे कर लिए, साथ ही उस ट्रैकिंग सिस्टम पे मैं साथ साथ टिक करता था। उससे क्या होता था कि मेरे को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती थी, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और साथ ही मेरी परफॉर्मेंस भी ट्रैक हो जाती है। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो कागज़ का पन्ना आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर वहाँ पे टिक है मतलब आपने वो काम किया है। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, घंटों से कुछ नहीं होगा। जो आपका एक्शन प्लान है, जो आपकी टू डू लिस्ट है, अगर आपके सोने से पहले हर टू डू लिस्ट पे टिक है, तभी आप मानना कि वो दिन आपका अच्छे से आपने पढ़ाई की है। घंटे एक इल्यूजन है, उसको आप मत सोचो, सिर्फ एक्शन प्लान पे काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने अपने टाइम टेबल में लाने की कोशिश की। प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया। और जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं मॉक टेस्ट को प्लान करूं पहले, और फिर मॉक टेस्ट दूं, और फिर उसको एनालाइज भी करूं। ये तीनों स्टेजेस में ध्यान रखने की कोशिश करता था, क्योंकि अगर एक भी इसमें से मिस है तो आप मतलब मॉक टेस्ट का असली पर्पस नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्लान करने का मतलब यही है कि आपको देखना है कि इस बार मैं जो मेरी गलतियां थी उनको रिपीट नहीं करूंगा, और ये वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूंगा, ये वाले सीक्वेंस में मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जो कि आपको प्लानिंग या मॉक में यूज़ करनी होती है। उसके बाद जो आप मॉक देते हैं उसमें उन एक्सपेरिमेंट्स या उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर देखिए, एनालिसिस कीजिए कि आपकी क्या गलतियां हो रही है, आप कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें आपको एनालाइज भी करनी है मॉक के बाद। इसके बाद मेंस की बात करते हैं। प्रीलिम्स की बात होगी। मेंस में क्या है कि आपकी सिलेक्टिविटी ऑफ राइट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। आपको भी पता है कि 225 में से इस बार 83 नंबर की कट ऑफ गई है, पिछली बार 71 गई थी। तो अगर आप 50% भी स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है वो मेंस में। प्रीलिम्स में आपको 70-80% स्कोर करना पड़ता है। मेरे भी 78 मार्क्स थे IBPS PO के प्रीलिम्स में। और मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपकी सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मॉक देते हैं तो आप सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। अपने सिलेक्शन अच्छा कैसे होगा? मॉक से होगा, फैमिलियरिटी ऑफ राइट क्वेश्चन से होगा। तो आपको जब प्रेपरेशन जर्नी पे अब इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि आप सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपका कौन सा वीक पार्ट है, उस पर अगर आप काम कर रहे हैं अच्छे से तो आप सेलेक्ट कर लेंगे राइट क्वेश्चंस को। और अगर आपने राइट क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया तो IBPS आपको सेलेक्ट कर लेगा, SBI आपको सेलेक्ट कर लेगा, RBI आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए मैंने कुछ 50 क्वेश्चन अपने ऊपर डिज़ाइन किए कि वो क्या पूछ सकते हैं, व्हाट दे कैन आस्क मी, जो मैं हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कौन मेरा रोल मॉडल है, मेरी पढ़ाई क्या हुई थी, उस पढ़ाई में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन था, मेरा फेवरेट टीचर कौन था, और भी ऐसे आपको क्या चीज़ मोटिवेट रखती है। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने डिज़ाइन किए थे। उन सवालों के मैंने खुद ही जवाब लिखे, और फिर मैं अपने आप से ये पूछता था कि इन सवालों में से क्रॉस क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, और फिर उनको जवाब देने की कोशिश करता था। साथ ही 1-2 अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, मैं भी मॉक इंटरव्यू लेता हूं बच्चों के, तो अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वहां पे नर्वसनेस नहीं फील होगी, और भी आपकी जो कमियां होंगी वो आपका मेंटर आपको बता देगा। इसके अलावा बैंकिंग के लिए मैंने किताबें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की। हाँ, बेसिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने फास्ट ट्रैक पब्लिकेशन की एक राकेश वर्मा की किताब आती है, साथ ही RS अग्रवाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग में भी अरिहंत पब्लिकेशन की है एक किताब, जिससे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में वोकेबलरी के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। उसके अलावा अगर आपको कोई और किताब चाहिए तो आप नीतू सिंह, जो कि SSC के लिए काफ़ी फेमस बुक है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको वोकेबलरी, ग्रामर सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो SP बख्शी पे मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो सोर्स फॉलो करता था और PDF से रिवाइज करता था। साथ ही मैं क्विजेस बहुत ज़्यादा सॉल्व करता था, और
इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस में सबसे बड़ी चीज़ है वो है फ्रीक्वेंट रिवीजन। अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, तभी आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें रिटेन कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में लास्ट 6 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस करनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप वो कर लेना। साथ ही अब मैं वो बताऊंगा कि मुझे मोटिवेट क्या चीज़ रखती थी। एक तो मैं खेलने जाता था, दूसरी चीज़ जो स्टॉक के जो भी मैं टॉक्स देखता था वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। और किस्मत देखिए और समय का पहिया देखिए कि आज मैं जो स्टॉक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस 1 साल की प्रेपरेशन के बाद, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के बाद, मैं पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो गया। मुझे आज भी याद है जब जिस दिन रिजल्ट आया था, मेरी मम्मी मेरा भाई बहुत खुश हुए थे और उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। साथ ही मैंने पापा को वीडियो कॉल किया तो उनके चेहरे की भी जो स्माइल थी वो हमेशा से बहुत बड़ी थी। तो वो चीज़ अगर मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। और वो लोग जो उल्टी सीधी बातें किया करते थे, जो मेरे पे भरोसा नहीं रखते थे, आज वही लोग लोगों को मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो लड़का हमारे साथ काम किया करता था और आज बैंक में ऑफिसर है। तो ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई दोस्तों? ये सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हुई, वो चीज़ है सेल्फ बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो चाहे सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। If you believe in yourself, anything is possible. If you believe in yourself, you can do anything. You can achieve any goal. Right? और इस पैंडमिक में अगर आपको डर लग रहा है या फिर अनसर्टेनिटी लग रही है तो चिंता मत कीजिए दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप कॉन्फिडेंटली एक सही दिशा में प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। यू विल अचीव योर गोल। मंजिल मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मैं आपको अपनी प्रेपरेशन जर्नी से मोटिवेट कर पाया, ये मैं आशा करता हूं। साथ ही मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा आपकी प्रेपरेशन जर्नी के लिए और आपकी लाइफ के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अरे वाह, ये वीडियो पूरी देख ली, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस कोरोना काल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी समय से जॉब ढूंढ रहे होंगे और हम में से कुछ ऐसे हैं जो इस साल या तो ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं, लेकिन जॉब का कुछ अता पता नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने रेज्यूमे से उठकर अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत पे जॉब पाके दिखाएं। इसीलिए जोश टॉक्स लेकर आया है जोश रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि JRT। ये भारत का पहला ऐसा टेस्ट है जो हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के साथ साथ हमें पूरा फीडबैक प्रोवाइड करेगा और कट ऑफ लिस्ट में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को गारंटीड स्लॉट मिलेगा इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ इंटरव्यू करने का। यही नहीं, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं जोश स्किल्स ऐप की तरफ से 2 लाख तक के प्राइजेस। तो अब बिना किसी सरदर्दी के सिर्फ JRT के लिए प्रिपेयर करें और घर बैठे बैठे पाइए अपनी मन पसंदीदा जॉब। तो चलिए आज ही रजिस्टर करते हैं JRT के लिए और देते हैं अपने करियर को नई दिशा। और जानकारी के लिए कमेंट्स में दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करें।